बच्चों टॉपिक है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक को इनवाइट करता है कंपनीज की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए। जैसा कि आपने पढ़ा, प्रोस्पेक्ट को बनाते टाइम गोल्डन रूल को फॉलो किया जाता है। गोल्डन रूल कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में प्रोस्पेक्ट में दी गई होगी वो बिल्कुल करेक्ट एंड ट्रू होगी। तो जो भी इन्वेस्टर्स कंपनीज की सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं तो वो प्रोस्पेक्ट को पढ़कर उस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कई बार क्या होता है, प्रोस्पेक्ट में मिस स्टेटमेंट होती है। तो आज हम पढ़ेंगे, अगर प्रोस्पेक्ट में मिस स्टेटमेंट है और उस मिस स्टेटमेंट के बिहाफ पर इन्वेस्टर उस कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उन इन्वेस्टर्स को क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं। तो देखते हैं मिस स्टेटमेंट क्या होती है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या फिर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स इन प्रोस्पेक्ट्स। अगर प्रोस्पेक्ट में कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या फिर किसी मटेरियल फैक्ट का नॉन डिस्क्लोजर है तो वो मिस स्टेटमेंट कहलाती है। मटेरियल फैक्ट का मतलब है वो सभी फैक्ट जो एक इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो अगर मटेरियल फैक्ट को प्रोस्पेक्ट में डिस्क्लोज नहीं किया जाता तो वो भी मिस स्टेटमेंट के अंदर कंसिडर होगी। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्ट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। स्टेटमेंट इज मिसलीडिंग, अगर प्रोस्पेक्ट में दी गई स्टेटमेंट मिसलीडिंग है तो वो भी एक अनट्रू स्टेटमेंट मानी जाएगी। इसी तरह से ओमिशन फ्रॉम ए प्रोस्पेक्ट, कोई ऐसा फैक्ट जिसको प्रोस्पेक्ट में डिस्क्लोज किया जाना जरूरी था जो एक इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करता था, तो अगर इस तरह के फैक्ट को प्रोस्पेक्ट से ओमिट कर दिया जाता है, प्रोस्पेक्ट में उसको नहीं लिखा जाता, तो वो भी एक मिस स्टेटमेंट कहलाती है। इसके बाद है रेमेडीज फॉर मिस स्टेटमेंट। जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने मिस स्टेटमेंट के बिहाफ पर उस कंपनीज की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब किया है तो उन इन्वेस्टर को 2 रेमेडीज जो है अवेलेबल हैं। फर्स्ट जो रेमेडी है वो अगेंस्ट कंपनी अवेलेबल है। इसी तरह से जो सेकंड रेमेडी है वो कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर या फिर वो पर्सन जो प्रोस्पेक्ट को इशू करने के लिए अथोराइज थे उनके अगेंस्ट अवेलेबल है। तो फर्स्ट हम देखते हैं राइट अगेंस्ट द कंपनी। कंपनी के अगेंस्ट क्या रेमेडी इन्वेस्टर को अवेलेबल है। फर्स्ट ये क्या कहता है, राइट ऑफ रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। शेयर होल्डर इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मिस स्टेटमेंट इन इट्स प्रोस्पेक्ट्स हैज राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिसीव द मनी ही हैज पेड फॉर शेयर। ये क्या कहता है, शेयर होल्डर ने कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है मिस स्टेटमेंट के बिहाफ पर, तो उस शेयर होल्डर को राइट है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है और जो पैसा उसने इन्वेस्टमेंट में लगाया था, उन शेयर्स को परचेज करने में लगाया था, उस पैसे को वापस ले सकता है। बट कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करने के लिए उसे 3 कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन जो है, प्रोस्पेक्ट इज मेड विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड इन्वेस्टर। ये क्या कहता है, प्रोस्पेक्ट में जो मिस स्टेटमेंट दी गई है उसका पर्पस इन्वेस्टर को डिफ्रॉड करना होना चाहिए, तभी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है। इसके अलावा उस इन्वेस्टर ने जो सिक्योरिटीज परचेज की है कंपनी की, वो डायरेक्टली कंपनी से परचेज की होनी चाहिए थ्रू प्रोस्पेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस इन्वेस्टर ने वो सिक्योरिटीज या तो किसी इंटरमीडिएट एजेंसी से परचेज की हैं या फिर ओपन मार्केट से परचेज की हैं। तो अगर इन्वेस्टर इंटरमीडिएट एजेंसी से अगर सिक्योरिटीज को परचेज करता है या फिर ओपन मार्केट से परचेज करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स को परचेज करता है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं कर सकता। उसके पास राइट कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करने का तभी होगा जब उस इन्वेस्टर ने जो सिक्योरिटीज हैं वो डायरेक्टली कंपनी से परचेज की हैं थ्रू प्रोस्पेक्ट। इसके अलावा उस प्रोस्पेक्ट में जो मिस स्टेटमेंट दी गई है उसका पर्पस इन्वेस्टर को डिफ्रॉड करना होना चाहिए, तभी उस इन्वेस्टर को जो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करने का राइट रिसीव होगा। सेकंड जो है वो है, मिस स्टेटमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू अ मटेरियल फैक्ट। जो भी मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्ट में होगी वो मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि वो एक ओपिनियन है या फिर होप है या फिर स्टेटमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी है। तो एक इन्वेस्टर जो है तभी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है जब उसने जो इन्वेस्टमेंट की है वो किसी मटेरियल फैक्टर के बेस पर की है। इसके अलावा ये क्या कहता है, जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, बी स्टेटमेंट दैट बिकॉज ऑफ एन एफिशिएंट एंड एबल मैनेजमेंट कंपनी होप्स टू मेक गुड प्रोग्रेस इज एन ओपिनियन। ये क्या कहता है, प्रोस्पेक्ट में एक स्टेटमेंट दी गई है, प्रोस्पेक्ट में एक स्टेटमेंट दी हुई है, बी
कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एबल है एंड एफिशिएंट है, इसकी उम्मीद है भी जो कंपनी है इन फ्यूचर गुड प्रोग्रेस करेगी। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट दी गई है तो ये एक मटेरियल फैक्ट नहीं है, ये एक जो है ओपिनियन है। भी मान लो अगर मतलब किसी इन्वेस्टर ने इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट की है और जो कंपनी है वो फ्यूचर में गुड प्रोग्रेस नहीं करती, तो इस केस में वो जो इन्वेस्टर है वो स्टेटमेंट के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक मटेरियल फैक्ट नहीं है, ये एक ओपिनियन है, एक उम्मीद है भी फ्यूचर में एफिशिएंट एंड एबल मैनेजमेंट होने की वजह से कंपनी जो है प्रोग्रेस कर सकती है। तो इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर जो इन्वेस्टर है अगर उसने सिक्योरिटीज को परचेज किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं कर सकता अगर ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इन फ्यूचर फुलफिल नहीं होती। तो इसके बाद इसके रिगार्डिंग केस है मेट्रोपॉलिटन कोल कंज्यूमर एसोसिएशन। इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट में लिखा हुआ था बिजनेसमैन बी एंड सी जो हैं कंपनी के डायरेक्टर होंगे। इन लोगों ने अपनी कंसेंट दे दी है भी ये लोग जो है कंपनी के डायरेक्टर होंगे। एक्चुअल में ऐसा नहीं था, इन लोगों ने क्या किया था, सिर्फ अपनी कंसेंट दी थी कंपनी की हेल्प करने के लिए। तो कंपनी के प्रोस्पेक्ट में ये लिखा हुआ था अगर इन्वेस्टर इस स्टेटमेंट पर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि बी एंड सी डायरेक्टर होंगे, तो ये जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू नहीं थी। इस केस में अगर उन्होंने इस तरह से इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टर्स ने इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर, तो उनको राइट है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट थी डायरेक्टर्स के बारे में वो ट्रू नहीं थी, वो अनट्रू स्टेटमेंट थी। तो अगर इस अनट्रू स्टेटमेंट के बिहाफ पर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की है तो उनके पास राइट है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकते हैं। थर्ड जो है स्टेटमेंट मस्ट बी सच दैट इट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ अ कंपनी। ये क्या कहता है, प्रोस्पेक्ट में स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो एक्चुअल में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करे। तो ये 3 कंडीशंस हैं, अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ही जो इन्वेस्टर है जिसने मिस स्टेटमेंट के बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट की है तो ही उसके पास राइट आएगा कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करने का। इसके बाद है लॉस ऑफ राइट ऑफ रिसेशन। ये क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट का जो राइट है कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करने का, समाप्त करने का, वो जो राइट है वो किन किन सिचुएशन में लॉस्ट हो सकता है। फर्स्ट जो है ये है व्हेन शेयर होल्डर डज नॉट इनिशिएट एनी प्रोसीडिंग्स इन स्टिपुलेटेड टाइम। ये क्या कहता है, अगर इन्वेस्टर्स ने स्टिपुलेटेड टाइम में कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया तो इस केस में उसका जो राइट है वो खत्म हो जाएगा जैसे ही वो स्टिपुलेटेड टाइम जो है समाप्त हो जाएगा। सेकंड कहता है व्हेन शेयर होल्डर नोइंग अबाउट मिस स्टेटमेंट इंडोर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय हिज एक्शंस लाइक अटेंडिंग द कंपनीज मीटिंग, रिसीविंग डिविडेंड ऑन शेयर्स, मेकिंग द कॉल पेमेंट और ट्राइंग टू सेल द शेयर। ये क्या कहता है, शेयर होल्डर को पता है भी मतलब कंपनी में के प्रोस्पेक्ट में मिस स्टेटमेंट थी और मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर भी वो उस चीज को कंटिन्यू रखता है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं करना चाहता, वो उस कंपनी का मेंबर बना रहना चाहता है। जैसे मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी वो करता है जैसे टाइम टू टाइम वो कंपनी की मीटिंग्स को अटेंड करता है, डिविडेंड जो उसको मिलता है उसको रिसीव करता है, इसके अलावा जो कॉल्स की पेमेंट है वो भी करता है। तो इनका मतलब क्या है, वो जब ये सभी एक्टिविटीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस कंपनी का मेंबर बना रहना चाहता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं करना चाहता। तो अगर किसी शेयर होल्डर के द्वारा जानते हुए भी मतलब प्रोस्पेक्टिव मिस स्टेटमेंट है तो भी वो मतलब इस तरह की एक्टिविटी करता है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करने का जो राइट है वो खत्म हुआ माना जाएगा। थर्ड जो है व्हेन कंपनी इज बाउंड अप बिफोर द राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सरसाइज्ड। ये क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करने के राइट को एक्सरसाइज करने से पहले ही कंपनी अगर बाउंड अप हो जाती है तो इस केस में भी उसका जो राइट है वो खत्म हो जाएगा। तो ये 3 सिचुएशंस हैं, इन तीनों सिचुएशन में जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने का जो अधिकार है वो राइट जो है वो खत्म हुआ माना जाएगा। इसके बाद जो सेकंड है वो है डैमेजेस फॉर फ्रॉड। जैसा कि हमने फर्स्ट राइट पढ़ा सब्सक्राइबर का भी मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकता है। सेकंड है वो कॉन्ट्रैक्ट को भी समाप्त करता है, साथ साथ में वो जो है डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे डैमेजेस का मतलब है रिकवरी ऑफ लॉस ऑफ इंटरेस्ट। रिकवरी ऑफ लॉस ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है जो पैसा उसने सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए दिया था उस पैसे पर जो इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट को वो रिकवर करने का हकदार है। इसके रिगार्डिंग ये केस है होल्ड्सवर्थ वर्सेस सिटी ऑफ ग्लासगो बैंक। तो इस केस में ये डिसीजन दिया जा चुका है भी अगर
जो इन्वेस्टर है अगर वो रिकवरी करना चाहता है इंटरेस्ट की, तो उसको रिकवरी करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट को जो है रिसेंड करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बना रहे और मतलब जो लॉस है इंटरेस्ट है उसकी रिकवरी करे। अगर वो इंटरेस्ट की रिकवरी करना चाहता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट भी समाप्त करना पड़ेगा, तभी वो जो लॉस की रिकवरी है वो कर सकता है। ऐसा नहीं है मेंबर भी बना रहे और लॉस की रिकवरी भी करे। इसके बाद है फर्स्ट हमने पढ़ लिया कंपनी के अगेंस्ट जो राइट्स थे इन्वेस्टर की। सेकंड जो है राइट अगेंस्ट डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एंड अदर लाइबल पर्सन। इसके अलावा जो लोग जैसे डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं या फिर अदर पर्सन हैं जो मतलब प्रोस्पेक्ट को इशू करने के लिए अथोराइज होते हैं, तो इन लोगों के अगेंस्ट जो है उस इन्वेस्टर के क्या क्या राइट्स हैं। तो ये क्या कहता है, ये जो लोग हैं वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे डायरेक्टर हो सकते हैं कंपनी के जब प्रोस्पेक्ट इशू किया गया था। इसके अलावा वो डायरेक्टर हो सकते हैं जिन्होंने प्रोस्पेक्ट इशू करते टाइम अपने नेम्स की जो रिटर्न कंसेंट थी वो प्रोस्पेक्ट में दी थी। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर्स हो सकते हैं। इसके अलावा वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने प्रोस्पेक्ट को इशू किया था। तो अगर ये लोग जो हैं प्रोस्पेक्ट को इशू करने के लिए अथोराइज थे, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट प्रोस्पेक्ट में जो मिस स्टेटमेंट दी गई है उसमें है, तो ये लोग भी जो है मिस स्टेटमेंट के लिए लाइबल होंगे और इन्वेस्टर के जो राइट हैं इन लोगों के अगेंस्ट भी होंगे। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, इन लोगों की लाइबिलिटी क्या बनती है, एज पर एक्ट लाइबिलिटीज ऑफ सच पर्सन आर एज अंडर। ये क्या कहता है, एनी ओमिशन फ्रॉम प्रोस्पेक्ट्स विच इज रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड सेक्शन 26। ये क्या कहता है, वो सभी फैक्ट जिनका अंडर सेक्शन 26 में डिस्क्लोज किया जाना मैंडेटरी था बट उन फैक्ट्स को प्रोस्पेक्ट में नहीं लिखा गया, तो इसके रिगार्डिंग उनको पनिशमेंट जो मिलेगी वो होगा, जो फाइन लगेगा कम से कम 50,000 से कम नहीं होगा और एक्सटेंड किया जा सकता है 3 लाख रुपीज तक। इसके अलावा 2 टाइप्स की जो लाइबिलिटी हैं इस केस में अराइज होती हैं। फर्स्ट है सिविल लाइबिलिटी एंड सेकंड है क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी में क्या है, जो भी शेयर होल्डर जिसने मिस स्टेटमेंट के बिहाफ पर जो है कंपनीज की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की है, तो उनके पास राइट आ जाता है कि वो उसको उनको जो लॉस हुआ है वो उस लॉस के लिए क्लेम कर सकते हैं। ये है सिविल लाइबिलिटी में। दूसरा है क्रिमिनल लाइबिलिटी में। क्रिमिनल लाइबिलिटी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 34 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। ये क्या कहता है, इसमें अगर मतलब कोई भी मतलब जो है पर्सन अगर मिस स्टेटमेंट के लिए लाइबल है, अनट्रू स्टेटमेंट के लिए मतलब लाइबल है, तो उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 447 में। इस सेक्शन के तहत उसको जो है जो मतलब पनिशमेंट मिलेगी वो ये है, इम्प्रिजनमेंट विच मे नॉट बी लेस देन 6 months बट मे बी एक्सटेंडेड टू 10 years। जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो 6 महीने से कम नहीं होगी, एक्सटेंड की जा सकती है 10 years तक। सेकंड है फाइन लग सकता है विच शैल नॉट बी लेस देन अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड। जितनी अमाउंट का फ्रॉड हुआ है उससे जो फाइन है वो उस अमाउंट से कम नहीं हो सकता। और तीसरा जो है बोथ हो सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। तो 2 टाइप की जो लाइबिलिटी है वो अराइज होती हैं, सिविल लाइबिलिटी एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी। इसके बाद है डिफेंस अवेलेबल टू अ पर्सन लाइबल फॉर मिस स्टेटमेंट। जो पर्सन प्रोस्पेक्ट को इशू करने के लिए अथोराइज थे और वो मतलब मिस स्टेटमेंट के लिए लाइबल हैं, तो वो किन सिचुएशंस में अपने आप को सेफ कर सकते हैं, वो पॉइंट्स बता रखे हैं। फर्स्ट है दैट आफ्टर हैविंग गिवन हिज कंसेंट टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ कंपनी बट बिफोर द इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्ट ही हैड विदड्रॉन हिज कंसेंट एंड दैट प्रोस्पेक्ट वाज इशूड विदाउट हिज एग्रीमेंट। ये क्या कहता है, डायरेक्टर के द्वारा अपने रिटर्न कंसेंट देने के बाद प्रोस्पेक्ट को इशू करने से पहले अगर वो डायरेक्टर अपनी रिटर्न कंसेंट को विदड्रॉ कर लेता है और जो प्रोस्पेक्ट है वो उसकी बिना कंसेंट के इशू किया जाता है, तो इस केस में वो जो डायरेक्टर है वो अपने आप को सेफ कर सकता है। सेकंड पॉइंट है प्रोस्पेक्ट वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज। प्रोस्पेक्ट उसकी बिना नॉलेज के इशू किया गया था। एज सून एज ही केम टू नो ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्ट, जैसे ही प्रोस्पेक्ट के इशू के बारे में उसकी नॉलेज में आया, ही हैड मेड ए पब्लिक स्टेटमेंट दैट द प्रोस्पेक्ट वाज इशूड विदाउट हिज कंसेंट। तो वो क्या करेगा, वो क्या कर सकता है, पब्लिक स्टेटमेंट दे सकता है भी, मतलब जो प्रोस्पेक्ट इशू किया गया है वो उसकी बिना नॉलेज की इशू किया गया है, तो इस केस में भी वो अपने आप को सेव कर सकता है। थर्ड है आफ्टर इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्ट्स बट बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रोस्पेक्ट के इशू होने के बाद
अलॉटमेंट ऑफ शेयर से पहले व्हेन ही केम टू नो मिस स्टेटमेंट, अगर उसको मिस स्टेटमेंट का पता चलता है, ही हैड विदड्रॉन हिज कंसेंट, वो अपनी कंसेंट को विदड्रॉ कर सकता है और पब्लिक को स्टेटमेंट दे सकता है इसके रिगार्डिंग। फोर्थ है ही हैड रीजंस टू बिलीव दैट ही डिड बिलीव टिल द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्ट टू बी ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या कहते हैं, अलॉटमेंट तक उसको विश्वास था कि जो प्रोस्पेक्ट में स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, उसके पास प्रूफ है ट्रू स्टेटमेंट के, तो इस केस में वो अपने आप को सेव कर सकता है। लास्ट है मिस स्टेटमेंट वाज कॉपी ऑफ गवर्नमेंट स्टेटमेंट और वाज बेस्ड ऑन सच स्टेटमेंट, या फिर जो मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्ट में है वो गवर्नमेंट स्टेटमेंट की कॉपी है या फिर उस पर बेस्ड है। तो ये सिचुएशंस हैं जिनमें जो लाइबल पर्सन है मिस स्टेटमेंट के लिए वो अगर प्रूव कर देते हैं इन कंडीशंस को तो वो अपने आप को सेफ कर सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है।